बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान से साउथ कोरिया विज़िट वीज़े के बारे में। और ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं और साउथ कोरिया का विज़िट वीज़ा करना चाहते हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। कोशिश करूँगा कि कुछ सवालात हैं उनका जवाब भी आपको इस वीडियो में मिल जाए और सारी जो डिटेल है, जो तफसील है, वो भी मैं आपको बता दूँगा। इसके अलावा वो तमाम दोस्त जो ट्रैवल एजेंट हैं और वो अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को ये सर्विस दे सकते हैं, लेकिन बहुत से जो एजेंट्स हैं उनको इसका प्रोसीजर नहीं मालूम, तो वो मैं आपको तरीक़ाकार इसमें समझा दूँगा। तो तीसरे वो लोग हैं जो ख़ुद इसको प्रोसेस करना चाह रहे हैं, घर बैठ के अप्लाई करना चाह रहे हैं विदाउट किसी कंसल्टेंट के या बगैर किसी एजेंट के, वो इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरी तफसील आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले आप व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लें। अगर आपको हमारी सर्विसेज चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए साउथ कोरिया विज़िट वीज़े की फ़ाइल बना के दें, आप उसको सबमिट करवा दें, तो हम आपके लिए फ़ाइल तैयार कर सकते हैं। लेकिन डेफ़िनेटली जो डॉक्यूमेंटेशन होगी वो आप हमें प्रोवाइड करेंगे। एडिशनल जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फ़ाइल को तैयार करना और बाकी चीज़ें, वो आपको बना के दे दी जाएंगी। सबमिशन आपने ख़ुद करवाना है। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। अपना नाम और पैगाम लिख कर जो है मैसेज करें और अपनी बारी का इंतज़ार करें। व्हाट्सएप नंबर है 030540511144 030540511144। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। तो अगर आप चाहें, अगर आपको हमारी सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं, आप लेना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर लें। कॉल आपने नहीं करनी, मैसेज लिखना है, अपना नाम, अपना पैगाम, और आप जो है अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे। तो पहला इसमें पॉइंट ये है कि साउथ कोरिया का स्टिकर वीज़ा होता है या इसका ई वीज़ा होता है, ये चीज़ आपने समझनी है। कुछ अर्सा पहले तक साउथ कोरिया का स्टिकर वीज़ा होता था जो पासपोर्ट पर पेस्ट किया जाता था, ठीक है। और वीज़ा पेस्टिंग का काम जो है वो एम्बेसी ही करती है और डेफिनेटली उसके लिए आपको पासपोर्ट एम्बेसी के अंदर जमा करवाना पड़ता था। तो कुछ अर्सा हो गया है, इसका स्टिकर वीज़ा ख़त्म हो चुका है। अब इसका स्टिकर वीज़ा नहीं होता, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है, ई वीज़ा जिसे हम कहते हैं। सबसे पहले तो वो लोग जो एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, उन्होंने क्या करना है कि एक सिंपल सा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपने फ़िलअप करना है, उसको डाउनलोड करना है, उस पर अपनी एक पिक्चर जो है वो पेस्ट करनी है गम के साथ, और बाकी तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने उसके साथ अटैच करने हैं। पूरी फ़ाइल तैयार करके आपने ख़ुद इसको सबमिट करना है साउथ कोरिया एम्बेसी इस्लामाबाद में। ठीक हो गया जी। और इसके अलावा जो है जहाँ तक बात है ट्रैवल एजेंट्स की, तो वो जो लिंक है वीडियो उस वेबसाइट का जिसको हम कहते हैं साउथ कोरिया वीज़ा पोर्टल, तो वो एक वेबसाइट है इनकी। उस वेबसाइट को आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक जो है वो कॉपी करें, उसको ओपन करें, उसको देखें। वीज़ा जो कैटेगरी है वो कौन सी अप्लाई करनी है, ये भी लोगों को नहीं पता। लेकिन यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि अगर आपके पास इन्विटेशन मौजूद है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार आपको इनवाइट कर रहा है साउथ कोरिया से, तो उसका नाम, वो कहाँ रहता है, वो क्या करता है, उसकी कंपनी की इंफॉर्मेशन, वो सारी चीज़ें आपको लेनी होंगी। लेकिन एक इसमें ऐसी कैटेगरी है जिसमें आपको इनविटेशन की ज़रूरत नहीं है, और वो है C39। ये बेसिकली एक ऑर्डिनरी टूरिस्ट वीज़ा होता है जो कि जर्नल टूरिज़म पर्पस के लिए होता है। C39 ये कैटेगरी है। जब आप उस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपसे वो पूछेगा कि कौन सी कैटेगरी में आपने वीज़ा अप्लाई करना है। तो अगर आपके पास इनविटेशन नहीं है, आपने C39 को मुंतखब करना है। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपने फ़िलअप करना है, बड़ी एहतियात से फ़िलअप करना है। अपना सर नेम, अपना गिवन नेम, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, फैमिली इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, कब ट्रैवल करेंगे, कौन सी फ़्लाइट से ट्रैवल करेंगे, किस होटल में क़याम करेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। याद रखें कि जो ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें कोई चीज़ भी आपने अपलोड नहीं करनी और ना ही उसके अंदर किसी किस्म का डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है, लोग ये समझते हैं कि जब इसका ई वीज़ा है तो फिर हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और ये वीज़ा हमें घर बैठे हुए मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। इसमें जो वीज़ा एप्लीकेशन आपने बनानी है वो ऑनलाइन बनानी है, ठीक है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेते हैं और उसको फिर लिखने बैठते हैं और मैनुअल उसकी जो है वो
फीडिंग करते हैं, मैनुअल उसको फिल करते हैं, वो आपने नहीं करना। जो फॉर्म है वो आपका एक्सेप्ट होगा, जिस पे QR कोड होगा, जिस पे इलेक्ट्रॉनिकली नंबर लगेगा, और वो सिर्फ उसी फॉर्म पे लगेगा जो आपने ऑनलाइन फिल करना है। ये चीज़ अभी क्लियर कर लें कि फॉर्म को डाउनलोड करके फिल नहीं करना, जो ऑनलाइन ऑप्शन है, ऑनलाइन फॉर्म है, उसी को आपने फिल करना है। उसके ऊपर एक बार कोड होगा, उसकी एक कॉपी जो है वो एम्बेसी के पास रहेगी ऑटोमेटिक, और एक आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक हो गया। तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपने देनी है, किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना, और ना ही उसके अंदर कोई ऑप्शन आता है। वो फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपने वेरी नेक्स्ट डे, जब भी आपको टाइम मिले, कल परसों, नेक्स्ट डे में भी आप विद इन अ वीक ट्रैवल करें इस्लामाबाद, और एम्बेसी में जाके अपनी फ़ाइल सबमिट कर दें। बाय हैंड सबमिट करनी है आपने। ठीक है। इसमें कोई ड्रॉप बॉक्स एजेंसी इन्वॉल्व नहीं है, जैसे जेरीज, फेडेक्स, VFS, इनका कोई काम नहीं है। आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं और जाके सबमिशन करनी है। आजकल जो फ़ीस चल रही है वो डॉलर की प्राइस ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो सकती है, तो $40 इसकी फ़ीस है, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 12,000 रुपये वो आपसे चार्ज करेंगे, पाकिस्तानी करेंसी में चार्ज करेंगे। और पासपोर्ट और दीगर डॉक्यूमेंट्स वो आपसे लेके अपने पास रख लेंगे, उसको होल्ड करेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि जी हमें एम्बेसी में नहीं जाना, क्योंकि ये ऑनलाइन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स की जो वेरिफिकेशन है वो आपको एम्बेसी में जाना होगा। उसके लिए वो पासपोर्ट भी लेके रख लेंगे आपका, और आपका जो स्टेटस होगा आपको एक रसीद बना के देंगे, एक रिसीविंग स्लिप आपको बना के दे देंगे। उसका जो स्टेटस होगा अपनी वीज़ा एप्लीकेशन का, वो ऑनलाइन आप जब चाहे चेक कर सकते हैं। जब आपकी एप्लीकेशन बन जाएगी तो उस पर आपका वीज़ा जो है वो उसका स्टेटस आएगा। जब आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे एम्बेसी में तो वो स्टेटस अपडेट हो जाएगा। इसी तरह से इसमें 3 से 4 हफ्ते का टाइम लगता है, या तो वो डिनाइड कर देंगे या फिर आपको अप्रूवल दे देंगे। वीज़ा होगा, ईमेल पर रिसीव होगा, उसके बाद फिर जाके आप डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिसीव कर लेंगे। तो पासपोर्ट और बाकी दीगर डॉक्यूमेंट्स का चेक करवाना ज़रूरी है। देखिए हम इसमें आपके लिए क्या कर सकते हैं, पहले तो ये जो पढ़े लिखे अफराद हैं, एजुकेटेड हैं, उन्हें किसी कंसल्टेंट की या एजेंट की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, उस लिंक को ओपन करें, उसको स्टडी करें। कैटेगरी मैंने समझा दी है, C39 कैटेगरी है, इनविटेशन लेटर की ज़रूरत नहीं है। अब बहुत से लोग कहते हैं जी हम तो बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट होल्डर हैं, हमारे पास तो कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके पास 2-3 कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री है तो ये एक प्लस पॉइंट है। अगर आपके पास कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको वीज़ा ग्रांट होता है तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल जो फ़ीस है वो शटल सर्विस की तकरीबन, क्योंकि डेफिनेटली आपको शटल सर्विस जो है वो लेके जाएगी और आपने एम्बेसी में जमा करवाने हैं। 2,000 रुपये आजकल शटल सर्विस के चार्जेज़ हैं, जो आपको एम्बेसी में अंदर ड्रॉप कर देगी और फिर वापस भी ले आएगी। अगर आप अपनी गाड़ी पे जाते हैं तो गाड़ी को पार्क करके आप शटल सर्विस के ज़रिए अंदर जाएंगे। तो 2,000 रुपये जो है शटल सर्विस के और 12,000 रुपये वीज़ा, ये 14,000 रुपये नाकाबिले वापसी नॉन रिफंडेबल फ़ीस है। आपको वीज़ा मिलता है या वीज़ा नहीं मिलता, ये पैसे आपके लग जाएंगे। अब रही बात के मार्केट में वीज़ा फाइलिंग के क्या चार्जेस हैं, क्योंकि उसमें आइटनरी बनेगी, ट्रैवल प्लान बनेगा, ट्रैवल शेड्यूल बनेगा, कवर लेटर बनेगा, होटल बुकिंग बनेगी, एयरलाइन टिकट की डमी रिजर्वेशन बनेगी। आपको कोई भी चीज़ कंफर्म्ड पेड परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एयरलाइन टिकट की सिर्फ रिजर्वेशन लगानी है, होटल की आपने सिर्फ बुकिंग लगानी है, कंफर्म बुकिंग, ठीक है। और ट्रैवल इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, ट्रैवल इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो परचेज़ कर लें आप। जब आपका वीज़ा ग्रांट हो जाता है तो जब आप ट्रैवल करेंगे उसके लिए आपके पास कंफर्म्ड परचेज़ की हुई रिटर्न टिकट होनी चाहिए, जाने की भी और वापस आने की भी, ठीक है। होटल आपके पास पेड होना चाहिए, $1,000 शो मनी आपके पास होना चाहिए। तो ये कुछ ट्रैवलिंग की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं। मार्केट में वीज़ा फाइलिंग और कंसल्टेंसी चार्जेस जो हैं वो 25,000 भी हैं, 30,000 भी हैं, 20,000 भी हैं, लेकिन हमारे जो सर्विस चार्जेस हैं वो बहुत ही मुनासिब हैं। ओवरऑल मार्केट से अगर हम कंपेयर करें तो सबसे कम वीज़ा फाइलिंग के जो चार्जेस हैं वो हमारे ही हैं। उसकी वजह ये है कि हमने कोई चीज़ आउटसोर्स नहीं करनी होती, हमने पूरी वीज़ा फाइलिंग अपने हाथ से खुद करनी है, उसमें जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगी। अब डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो बैंक स्टेटमेंट भी आपके पास होनी चाहिए, आपके पास लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस जितना हो
8 लाख, 10 लाख, 1 मिलियन प्लस कर लें, 12 लाख, 14 लाख, कम से कम जो है वो 8 से 10 लाख रुपए जो है वो होना चाहिए। इसके अलावा जो है अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस का जो प्रूफ है वो प्रूफ किसी रजिस्ट्रेशन की सूरत में हो सकता है। कुछ लोगों के पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप होती है, किसी के पास बिज़नेस का लाइसेंस होता है, जैसे ड्रग्स रेगुलेटरी अथॉरिटी जारी करती हैं और फूड अथॉरिटी जारी करती है। हमारे सिस्टम में डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़म सर्विसेज लाइसेंस जारी करता है। अगर किसी के पास SCCP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड की सर्टिफिकेशंस हैं, मेंबरशिप है, कंपनी बनी हुई है तो वो उसके डॉक्यूमेंट्स लगाएगा। पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप डीड लगाएगा। अगर सोल प्रोप्राइटर है तो अपना NTN लगाएगा। कंपनी की सूरत में, अब बिज़नेस की सूरत में बिज़नेस के टैक्स रिटर्न लगाएगा। अगर आप जॉब होल्डर हैं तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे और अपने टैक्स रिटर्न लगाएंगे साथ में। जॉब्स की सूरत में अगर आप कोई मुलाजिम हैं, कहीं पे जॉब करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर और NOC भी आपने अपनी कंपनी से लेनी है। उसमें कंपनी आपको बताएगी कि जी उस लेटर में आप क्या करते हैं, आपकी तनख्वाह कितनी है, आप कहाँ जाना चाहते हैं, और लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स भी लेटर हेड के ऊपर चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बाय मैरिज, मियाँ बीवी और बच्चों के साथ, और इसी तरह से FRC बाय बर्थ, बहन भाई और माँ बाप के साथ। शादीशुदा होने की सूरत में MRC मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कंप्यूटराइज निकाहनामा, ये सारे कागज़ चाहिए जो कि आपके होम टाइज़ को बड़ा स्ट्रॉन्ग करते हैं। अब कोई शख्स कैसे साबित करेगा कि उसके जो होम टाइज़ हैं वो बहुत अच्छे हैं? उसका FRC, उसका MRC, उसके सोशल टाइज़ और उसका बिज़नेस ये प्रूफ करता है कि ये बंदा पाकिस्तान वापस आएगा। ठीक है, वीज़ा ऑफिसर को आपने मुतमईन करना है कि यहीं पर आपका सब कुछ है, आपकी जॉब है, आपका बिज़नेस है, आपकी फैमिली है, तो आप जो है वो जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए और वापस आ जाएंगे। C39 कैटेगरी जो है वो एज अ टूरिज़म कैटेगरी होती है। विदाउट इन्विटेशन आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं। ख़र्चा मैंने आपको बता दिया है। अगर हम कंसल्टेंसी की बात करें तो कंसल्टेंसी वो लोग लेंगे जिन्हें कंप्यूटर वगैरह चलाना नहीं आता, और अगर आप एक ट्रैवल एजेंट हैं तो आप अपने कस्टमर को ये सर्विस जो है वो सेल कर सकते हैं और मुनासिब से इसके चार्जेस रखें। वीज़ा फ़ाइल करना, उसमें डेफिनेटली जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन होगी वो तो करनी ही है, और क्लाइंट को थोड़ा सा आपने प्रिपेयर भी करना है कि उसको थोड़ा सा बताएं कि अगर आप वो साउथ कोरिया जा रहा है तो वहाँ पे कौन कौन सी लोकेशंस हैं। आमतौर पर जब आप सबमिशन के लिए जाते हैं तो वो कोई आपका इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करते। ऐसा नहीं है कोई आपका प्रॉपर इंटरव्यू होगा और आपसे बहुत सारे सवालात पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं होता। वो 2-4 सवाल आपसे पूछ सकते हैं कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं और वहाँ पे आप कौन कौन सी प्लेसेस को विज़िट करेंगे। तो 7-8 प्लेसेस जो है वो याद कर लें और कौन सी एयरलाइन से जाएंगे, वो ट्रैवल एजेंट आपको पूरा एक प्लान बना के देगा। तो ट्रैवल हिस्ट्री के एतबार से बहुत अच्छी चीज़ है। वीज़ा होता है लेकिन डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी होल्ड कर लेती है, वो फाइनल डिसीजन के बाद आपको देंगे। वीज़ा मिलता है नहीं मिलता वो डिसीजन के बाद फिर डॉक्यूमेंट्स उठा के लाएंगे आप। तो 100% इसका घर बैठे सारा काम नहीं होगा, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सबमिशन के लिए। और अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है इसकी, अगर आप चाहते हैं तो एक ट्रैवल हिस्ट्री आपकी बन जाती है। और अगर इसके साथ चाहें तो और भी कंट्री को आप अटैच कर सकते हैं, जैसे मलेशिया को ऐड कर लें, सिंगापुर को ऐड कर लें, इंडोनेशिया है, आज़रबाईजान है, श्रीलंका है, कंबोडिया है, थाईलैंड है। तो एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए साउथ कोरिया को भी ऐड किया जा सकता है। इसी तरह जो लोग जापान का वीज़ा प्रोसेस करते हैं, जापान का वीज़ा पाकिस्तान में वीज़ा नहीं होता, स्टिकर वीज़ा होता है। उसकी एक तफसील और तरतीब बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। और उसकी वीज़ा फ़ीस कोई नहीं होती जापान की, लेकिन साउथ कोरिया की होती है। तो अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, बस आप डायरेक्ट जा सकते हैं। अगर आपने एक अपॉइंटमेंट लेनी है, उसका एक छोटा सा एक मैसेज होता है जो आप अपना नाम और अपना पासपोर्ट नंबर लिख के मैसेज एक उनके पोर्टल पे उनको सिर्फ इन्फॉर्म करते हैं कि जी मैं फ़लाँ डेट को आ रहा हूँ, ठीक है। तो आपसे नाम पूछते हैं, आपका पासपोर्ट नंबर पूछते हैं, कौन सी डेट को आप आ रहे हैं और आपका एड्रेस पूछते हैं, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इनविटेशन और अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप जा सकते हैं। तो अगर आपको हमारी सर्विसेज चाहिए, हम आपके लिए फ़ाइल बना सकते हैं और आपको पूरा एक प्रोसीजर समझा देंगे कि आपने किस तरह फ़ाइल इकट्ठी करनी है। सारी चीज़ें जो हैं व्हाट्सएप पे ही आपको मिल जाएंगी, उसका प्रिंट करवा के और आपने चले जाना है जमा करवाने के लिए। व्हाट्सएप नंबर दोबारा से सुन लें, 0305-405-1144, 0305-405-1144। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।